ब्रिक्स समिट जो 2023 में हुई, 15वें नंबर की ब्रिक्स समिट थी, ये जॉन्सबर्ग में जो था वो हुई थी। इंटरनेशनल यूथ डे जो था वो 12 अगस्त को जो था वो मनाया गया। और एशियन गेम्स 2023 की चाइना कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। और हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है ये संजय कुमार अग्रवाल जो है इसके चेयरमैन बने हैं। ल्यूना 25 मिशन के बारे में पढ़ा था, ये चंद्रमा पर भेजा गया है रशिया के द्वारा। और हमने यहाँ पर पढ़ा था नेशनल जेवलिन डे जो है वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है वो अगस्त 7 को मनाया जाता है। ये हमने पढ़े थे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सितंबर महीने के क्वेश्चन। सितंबर 2023 के, सितंबर 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल से ही जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अभी देखो आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, इसीलिए जो है अभी सितंबर महीने के हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंडियन हैज़ वॉन दी 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो बोलते हैं कि ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023 का, ये किसके द्वारा जो है वो जीता गया है। देखिए जी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 का जो है वो जीता गया है किसके द्वारा, रवि कानन के द्वारा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जो है हम बात कर रहे हैं, ये रवि कानन इंडिया के हैं और इनके द्वारा जो है ये अवार्ड जीता गया है। अभी हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड और इसके विनर्स के बारे में जो है वो और भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये जो रवि कानन है ना, ये असम के हैं और ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑन्कोलॉजी जो है वो होती है स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर को जो है वो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये कैंसर से ट्रीटमेंट जो होती है कैंसर की उससे संबंधित काम जो है वो करते हैं। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड में जो है वो 4 लोगों को चुना गया है, जिनमें से ये भी एक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि और किस किस को जो है वो 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है, 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए जो है ये एक बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के कुर्वी रक्षंद है, इनको चुना गया है। और एक यहाँ पर यूजिनो लेमोस फ्रॉम तिमोर लेस्टे हैं, इनको चुना गया है। मिरियम कॉर्नेल है फेरर, ये फेरर की हैं, इनको चुना गया है। फिलीपींस की हैं ये, मेजर कॉर्नल फेरर फिलीपींस की हैं। और डॉक्टर रवि कानन को चुना गया है, ये इंडिया के हैं। इन लोगों को जो है वो चुना गया है। अगर हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें ना, तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नोबेल प्राइज़ होता है ना, तो ये भी एशिया का नोबेल प्राइज़ जो है वो कहा जाता है इसको, ये आपने ध्यान रखना है। और एशिया का हाईएस्ट ऑनर जो है ये माना जाता है। 1957 में जो था वो इसको एस्टेबलाइज़ किया गया था। कब एस्टेबलाइज़ किया गया था, 1957 में इसको एस्टेबलाइज़ किया गया था। आपने इसके विनर्स की लिस्ट जान ली कि किस किस को दिया गया है इस बार। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इंडिया का नाम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और बाकी जो नाम हमने पढ़े वो भी फिलहाल याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोलते हैं 20th एशियन इंडिया समिट होस्टेड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं 20वें नंबर का जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ वो किस देश के द्वारा आयोजित किया गया, ये कहाँ पर जो था ये हुआ। तो ये इंडोनेशिया के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था वो यहाँ पर गए थे, और ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि आसियान इंडिया समिट जो है ये एग्जैक्टली जकार्ता में जो था ये हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में जो है ये हुआ। और एशियन मैटर में अगर हम बात करें तो उसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ये आपने ध्यान रखना है, ये जो था वो इसकी थीम थी। ये जो मीटिंग होस्ट की गई थी इसकी थीम भी ज़रूरी है। अब एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं। एशियान एक ग्रुप है, 1967 में इसको एस्टेबलाइज़ किया गया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो था ये एस्टेबलाइज़ हुआ था। इसके 10 फाउंडिंग मेंबर हैं। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया आता है, फिलीपींस आता है, सिंगापुर आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, ब्रुनोई आता है, कंबोडिया आता है, लाओस आता है, म्यांमार आता है और वियतनाम जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये जो है वो एशिया के जो है वो 10 फाउंडिंग मेंबर हैं। 1967 में जो था वो इसको एस्टेबलाइज़ किया गया था। एशियन का जो मोटो है वो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका विज़न भी ध्यान रखें। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपने डिटेल से पढ़ लिया यहाँ से इसके बारे में। आगे देखें, बोलते हैं हु इज़ द हेड ऑफ कमेटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया। तो देखो, वन नेशन वन इलेक्शन की जो है वो होड़ फिर से चल पड़ी है, ये वेब जो है वो फिर से बनी है। अब इस बार क्या किया गया है, इस बार एक कमेटी बनाई गई है जो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करेगी कि किस किस तरह से जो है यहाँ पर हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं इंडिया में हैं।
इस कमेटी को हेड करेंगे कौन? ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रह चुके हैं, इनको जो है वो इसका हेड बनाया गया है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये वैसे तो पहले इलेक्शन जो था वो इनिशियली 2-3 बार, जब 1952 में, उसके बाद 2-3 बार इलेक्शन हुए तो एक बार ही हुए थे। फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जब कुछ असेंबलीज़ को जो था वो भंग कर दिया गया, इमरजेंसी का टाइम भी था, कुछ असेंबलीज़ को भंग कर दिया गया और फिर अलग अलग इलेक्शन जो था वो होने लगे थे। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो था वो राइज हुआ 1983 के आसपास। जो था ये इलेक्शन कमीशन ने जो था वो डिमांड की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। 1999 में जो था वो जो लॉ कमीशन होता है, लॉ कमीशन के द्वारा भी जो था ये डिमांड की गई, ये रिकमेंड किया गया, इन्होंने इस आइडिया को सुजेस्ट किया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और 2018 में जो था वो 2018 के आसपास ही जो था वो नीति आयोग ने भी जो था वो इस बात को कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आफ्टर ऑल है क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन? तो एक कंट्री यानी कि भारत, वन इलेक्शन मतलब भारत में एक ही बार 5 सालों में इलेक्शन होंगे, लोकसभा के लिए भी, स्टेट असेंबलीज के लिए भी। जैसे हमारे विधानसभा के इलेक्शन अभी हो गए, अभी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो ये कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन। जब अगर ये सिस्टम आ जाता है तो हिमाचल में भी विधानसभा के, लोकसभा के और बाकी स्टेट्स में भी जो है ये विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन जो है वो एक साथ ही करवाए जाएंगे। इससे कहा जाता है कि बहुत सारी पैसे की बचत होगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार डिप्लॉय की जाती हैं वो नहीं होंगी और उस पैसे को कहीं और पर यूटिलाइज किया जा सकता है। जो ह्यूमन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर, कभी टीचर्स की ड्यूटी लगती है, कभी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए होता है, तो वो भी जो है वो वहाँ से बच जाएगी, उसको भी अच्छी जगह जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। और यहाँ पर जो एक फेक आप कहते हैं कि लोगों को लुभाने के लिए जो है एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन का टाइम है तो कह दिया गया कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। अब कैसे देंगे वो किसी को नहीं पता कि कैसे देंगे। तो लोक लुभाऊ फैसले जो था वो अपने मैनिफेस्टो में जो है सरकारें कर देती हैं, परंतु उनको पूरा नहीं कर पाती। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, इस चीज़ को भी जो है वो रोका जा सकता है अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, परंतु इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो है थोड़े थोड़े जान लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच टीम रिसेंटली वॉन द डुरंड फुटबॉल कप। तो डुरंड जो है, पहले तो पूछा जा सकता है कि डुरंड कप किससे संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अभी 2023 में जो मैच हुआ ना, ये किसके द्वारा जो था वो जीता गया। 2023 में ये मैच जो था वो मोहन बागन और एसजी के द्वारा जो था वो जीता गया। मोहन बागन जो है ये एक टीम है, इनके द्वारा जो था ये जीता गया डुरंड कप का तो आपको पता ही है कि 1888 में ये स्टार्ट हुआ था। अनाडेल ग्राउंड जो हमारे शिमला में है, यहाँ से जो था ये स्टार्ट किया गया था, बाद में चलकर इसको शिफ्ट कर दिया गया था, परंतु ये डुरंड कप अनाडेल मैदान से शुरू हुआ था 1888 में और ये फुटबॉल से संबंधित है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मोहन बागन एसजी के द्वारा जो है ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है इस टीम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली मालविया मिशन इज़ इन न्यूज़, दिस मिशन इज़ रिलेटेड टू। तो ये मालविया मिशन जो है, मालवीय मिशन इसको कहेंगे आप, ये जो है वो अभी चर्चा में था। अब ये मिशन जो है वो बोलते हैं किससे संबंधित है। तो मालवीय मिशन जो है अभी खबरों में था और ये मिशन जो है वो किससे संबंधित है, ये टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है। किससे? टीचर ट्रेनिंग से जो है ये संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, टीचर ट्रेनिंग से ये संबंधित है। अच्छा, मालवीय मिशन के बारे में हम थोड़ा सा और भी डिटेल से जान लेते हैं, ताकि अगर और भी कुछ पूछा जाए यहाँ से तो आपका ठीक हो जाए, आपको एग्ज़ाम में जो है वो दिक्कत ना आए। जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो है ये मालवीय मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है चलाया गया है न्यू दिल्ली में और इसके पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया। तो वही बातें आई। अब टीचर ट्रेनिंग को लेकर आपको पता है काम किया जाएगा, उनको जो है वो अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि एक अच्छा एजुकेशन में जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा सके। वही सारी बातें थी। तो मालवीय मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही बातें आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व्ड इन। तो बोलते हैं नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, कब होगा यहाँ पर।
कब जो है ये मनाया जाता है। देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 7 को। प्रत्येक वर्ष से सितंबर 7 को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब सितंबर 7 को इस साल भी जो था ये ऑब्जर्व किया गया। चलो, सही बात है कि इस साल भी जो था वो सितंबर 7 को जो था ये मनाया गया, परंतु इस डे के बारे में कुछ और भी बातें आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। टेलीग्राम पर भी इसका क्यूज मैं डाल चुका हूँ आपको, टेलीग्राम पर भी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अभी दूसरी बार आपका रिवाइज भी हो गया होगा। अब ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज है, ये ऑफिशियली कब डेजिग्नेट किया गया था इसको कि इस तरह का डे मनाया जाएगा? तो 2019 में जो था वो ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था कि इस तरह का दिन जो है वो मनाया जाएगा, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो था ये डेजिग्नेट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट डे कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है। ये सितंबर 8 को जो है ये मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की लिटरेसी की बात करें तो वो 74.04% है। और हिमाचल की लिटरेसी कितनी है, साक्षरता कितनी है, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। सितंबर 9 को जो है वो हिमालय डे जो है वो मनाया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट डे है। उसके बाद सितंबर 9 को ही जो है वो वर्ल्ड ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे जो है वो मनाया जाता है। और सितंबर 10 को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया गया इस बार। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। जितना भी डाटा मैंने बताया, हिमालयन डे हो गया, वर्ल्ड ईवी डे हो गया, सुसाइड प्रिवेंशन डे हो गया, ये सारे आप ध्यान रखें। आगे बोलते हैं हु इज़ विनर ऑफ द यूएस ओपन टाइटल 2023। तो बोलते हैं कि यूएस ओपन शीर्षक जो 2023 है, इसके विजेता जो हैं वो कौन बने हैं? इसके विजेता जो हैं वो नोवाक जोकोविक बने हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से भी डिटेल से जानेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। इन्होंने जो है वो सितंबर 10 को ये मैच हुआ, इन्होंने जीता और 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने ये जीता है। इन्होंने किसको हराया है? डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया है। डेनियल मेदवेदेव जो है ये रशिया के प्लेयर हैं जिनको इन्होंने हराया है, और मेंस सिंगल टाइटल इन्होंने अपने हक में जो है वो किया है, अपने नाम जो है वो किया है। अमेरिका की टीनेज टेनिस हैं एक जिनका नाम है कोको गॉफ, इन्होंने भी जो है वो अपना पहला जो है वो वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता है। इन्होंने जो है वो अर्निया साबलेनिका को जो है वो हराया है। ये जो अर्निया साबलेनिका है ये बेलारूस की प्लेयर है जिसको इन्होंने हराया है। और ये तो कोको गॉफ जो है ये अमेरिकन एक टीनेज प्लेयर हैं, ये आपने ध्यान रखना है, टेनिस प्लेयर हैं, और ये आप सारा ध्यान रखें। तो ये हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। 21st एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण टुक प्लेस बिटवीन इंडियन नेवी एंड। तो बोलते हैं कि ये जो वरुण एक्सरसाइज हुई, वरुण एक्सरसाइज जो है वो इंडियन नेवी की हुई और 21 नंबर की थी। तो बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है वो हुई कहाँ पर इस बार, ये पूछा गया है कि 2023 में ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर। तो 2023 में जो है ये एक्सरसाइज हुई और 21 नंबर की ये एक्सरसाइज है, हुई फ्रांस के साथ। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कहाँ पर हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या ध्यान रखना है कि फ्रांस के साथ, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फ्रेंच नेवी के साथ जो है ये हुई, और हुई कहाँ पर अब ये बात भी कर लेते हैं। इसका जो फेज़ 2 था अभी ये अराबियन सी में जो है ये हुई। फेज़ 2 इसका अराबियन सी में जो है वो सितंबर महीने में हुआ। तो वरुण एक्सरसाइज पता चल गया इंडिया की होती है और फ्रेंच नेवी की जो है वो होती है। ये 1993 से जो है वो कराई जा रही है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रांस के साथ जो है हमारी क्या कोई और एक्सरसाइज भी होती है? तो फ्रांस के साथ हमारी वरुण एक्सरसाइज होती है, गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस के साथ होती है। हमारे पास यूएस ऑप्शन में दिया गया है, यूएस के साथ जो है हमारी वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो होती है, और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है हमारी यूएस के साथ होती है। अजेया वॉरियर एक्सरसाइज होती है एक, ये जो अजेया वॉरियर एक्सरसाइज है ये किसके साथ होती है? ये जो है हम यूके के साथ जो है वो करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और एक कोनकान एक्सरसाइज है, ये भी जो है वो यूके के साथ ही जो है हम करते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है एक, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये जो है वो चाइना के साथ जो है वो होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, चाइना भी इसमें होता है हैंड इन हैंड में। तो ये आपको बेसिक सा पता चल गया। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो बोलते हैं रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है वो कौन बनी है? तो पहली महिला जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है वो बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पहली महिला है ये, और जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हमने एक और चेयरमैन लास्ट टाइम पढ़े थे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सीज एंड कस्टम, ये जो है वो बने हैं चेयरमैन। तो संजय कुमार अग्रवाल जो हैं ये इसके चेयरमैन जो हैं वो बने हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने बेसिक तो हमने जान ही लिया यहाँ से कि क्या है, कौन नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लास्ट टाइम जो पड़ी थी वो भी, आज जो पड़ी वो भी। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं वेयर विल बी हेल्ड द 2023 IWF वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। तो बोलते हैं कि IWF वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो 2023 की हुई वो जो है वो कहाँ पर हुई। तो इंटरनेशनल IWF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी जो 2023 की जो चैम्पियनशिप हुई वो रियाद में हुई, ऑप्शन ए सही आंसर है। रियाद सऊदी अरबिया की जो है वो कंट्री है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर और भी अगर कुछ जोड़ना है, अगर वेट लिफ्टर इंडिया से बात किया जाए ना, तो मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा, ये बेस्ट एक वेट लिफ्टर जो है वो इंडिया की हैं। तो पूछा जाए ना कि मीराबाई चानू जो है वो किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक है कुंजा रानी देवी जो है, ये कौन सी गेम से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कुंजा रानी देवी है ना, ये जुड़ी हुई हैं आपके वेट लिफ्टिंग से ही, इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। कुंजा रानी देवी है इनका पूरा नाम, कुंजा रानी देवी, इनका नाम भी ध्यान रखें। तो ये आपको वेट लिफ्टर के बारे में पता चल गया यहाँ से। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो बड़े ध्यान से जो है वो इनको याद रखना, नोट कर लेना चाहे। आगे बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। तो बोलते हैं भारत की पहली सौर शहर है, सोलर सिटी जो है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो भारत की पहली सौर सिटी का उद्घाटन जो है वो किया गया है सांची में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सांची में किया गया है। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ती है। सांची स्तूपा के बारे में आपने सुना होगा। सांची स्तूपा किसके द्वारा बनाए गए थे, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची जो है वो बनाए गए थे, जो अशोक थे, महान अशोक, उनके द्वारा जो था वो बनाए गए थे। तो सांची स्तूपा के बारे में पता चल गया, मध्य प्रदेश की ये सिटी है, ये आपको पता चल गया। और सांची स्तूपा के बारे में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, क्या ये सांची स्तूपा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। बाकी अशोक का तो आपको पता ही है कि अशोक के कार्यकाल के दौरान जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बैटल ऑफ कलिंग बनता है, कलिंगा का युद्ध जो है वो बनता है। ये कब हुआ था, 261 BC में जो था ये हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है, बैटल ऑफ कलिंगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं कि हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है। ये ऑप्शन सी गांधीनगर में हुआ है, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है ये सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो इसका इनॉग्रेशन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा जो था वो इनॉग्रेट की गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम एचएस का सिनेरियो देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सी चीज़ किसने इनॉग्रेट की है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डाल दिया गया था। और आपको बताया जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए, सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी इंडिया में जो है वो उसके लिए जो है ये सेमीकॉन जो है वो कॉन्फ्रेंस है, ये तो बेसिक सा है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली विजिट विच कंट्री टू साइन MOU विद जुडिशियल कॉपरेशन। तो बोलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हाल ही में जो है किस कंट्री को जो है वो विजिट किया है, ताकि वो जुडिशियल कॉपरेशन को लेकर जो है वो MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर पाएँ। ये जो था वो सिंगापुर गए थे, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सिंगापुर गए थे और इन्होंने सिंगापुर के साथ जो है MOU जो है वो साइन किए हैं, किसको लेकर, जो हमारी जुडिशियल कॉपरेशन है उसको लेकर। आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो ये 50th नंबर के जो है वो चीफ जस्टिस हैं। अब सिंगापुर गए तो सिंगापुर में ये किसके साथ है, इनके काउंटर पार्ट वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, उनका नाम है सुंदरेश मेनन, ये आपने ध्यान रखना है, S मेनन करके आप याद रख सकते हैं। ये जो है वो सिंगापुर के जो है वो चीफ जस्टिस हैं, और हमारे इंडिया का जो है वो 50वें नंबर के हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो इनका नाम है, ये आप ध्यान रखें। लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कौन से चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो राज्यसभा में भी जो है वो चुने गए हैं हाल फिलहाल में, तो वो कौन थे, वो आपको पता है कि जो पुराने चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई एक, वो जो है वो चुने गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी हमारे पास क्या है,
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ग्रांटेड परमानेंट मेंबरशिप इन G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। आपको पता है कि G20 की प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, वो इंडिया के पास है। G20 की अलग अलग मीटिंग्स जो था वो अलग अलग इंडियन सिटीज़ में जो था वो करवाई गई, और एक मीटिंग अभी करवाई गई इंडिया ने जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज़ के जो G20 के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए। अब G20 के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर तो आए, सभी लीडर वहाँ पर आए, यूएस के प्रेसिडेंट देखने को मिले और भी सब देखने को मिले। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो देखने को नहीं मिले, रशिया के प्रेसिडेंट भी जो है वो देखने को नहीं मिले। रशिया का तो आपको पता है कि चलो रशिया में तो सिचुएशन ऐसी है कि अब वो नहीं आ पाए, परंतु चाइना आपको पता है कि हमारा पड़ोसी एक देश है, तो इस तरह से ये चाहता नहीं कि इंडिया में कोई भी इस तरह की चीज़ जो है हमारे भारत में सक्सेस हो पाए और भारत वहाँ से आगे निकल जाए, चाइना से आगे निकल जाए। तो इंडिया ने ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल यहाँ पर की। अचीवमेंट ये हासिल की कि इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में जो है यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को भी जो था वो G20 के में जो था वो सदस्य बनाया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। G20 को इन्होंने परमानेंट मेंबरशिप जो था वो यहाँ पर दे दी। तो ये आपने ध्यान रखना है। न्यू दिल्ली में जो था ये कॉन्फ्रेंसेज हुई थी सारी की सारी इनकी, और अफ्रीकन यूनियन को जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया। अब अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया तो क्या G20 का नाम चेंज हो जाएगा? अभी देखो इस बात को लेकर ना कुछ भी है नहीं क्लियरिटी कि G20 का नाम जो है वो किस तरह से रखा जाएगा, कि क्या कोई इस तरह की बात है। अब अफ्रीकन यूनियन को जो है काफ़ी टाइम से मांग भी चल रही थी कि अफ्रीकन यूनियन को जो है वो ऐड किया जाए इसमें। अभी फाइनली जाकर इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर जो है वो ये काम हो पाया है। एक और बात ध्यान रखें, अफ्रीकन यूनियन जो है एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है और 55 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन में आती हैं। देखो हमारे पास ब्रिक्स दिया गया है। ब्रिक्स में तो आपको पता है कौन कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। G7 की अगर हम बात करें तो G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं, यहाँ पर जो है वो जापान आता है, जापान के अलावा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम आता है, यूनाइटेड किंगडम के अलावा यहाँ पर इटली जो है वो आता है, कनाडा यहाँ पर आता है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन यहाँ पर आता है, और जर्मनी यहाँ पर आता है, और फ्रांस यहाँ पर आता है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज जो हैं वो G7 में आती हैं। अच्छा, G7 के अलावा ब्रिक्स का भी आपको पता चल गया, SCO भी यहाँ पर दिया गया है। SCO के मेंबर कंट्रीज़ कई बार याद भी नहीं रहती और एग्ज़ाम में तो पूछी ही जाती हैं। तो SCO की मेंबर कंट्रीज़ ना हर टाइम जो है वो माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि SCO एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया इसका मेंबर है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि SCO के मेंबर कौन कौन है। देखिए SCO का मेंबर है पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के अलावा इंडिया भी जो है वो इसका मेंबर है, इंडिया के अलावा चाइना भी इसका मेंबर है, रशिया भी जो है वो इसका मेंबर है, और ईरान जो है वो इसका मेंबर है। ईरान के अलावा जो है वो कजाकिस्तान इसका मेंबर है, किर्गिस्तान भी जो है वो इसका मेंबर है, और तजाकिस्तान भी इसका मेंबर है, उज्बेकिस्तान भी जो है वो इसका मेंबर है। तो ये 9 मेंबर जो है वो यहाँ पर आते हैं SCO में, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं होयसाला टेम्पल हैज़ होगा यहाँ पर, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। तो ये जो होयसाला मंदिर है, होयसाला मंदिर को जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। अब बोलते हैं कि यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो इनको शामिल किया गया है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि ये हैं कहाँ पर। तो यूनेस्को की लिस्ट में तो शामिल किया ही गया है, ये मंदिर जो है वो कर्नाटक में आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक में आते हैं, चलो ये बात भी सही है। अब ये मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा जो था ये मंदिर बनवाए गए थे। ये मंदिर जो है विष्णुवर्धन के टाइम में जो था वो बनवाए गए थे। विष्णुवर्धन राजा थे, इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो कंस्ट्रक्शन इनकी करवाई गई थी। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में तो ये थे ही, परंतु आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो था ये मेंटेन किए जाते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अब ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट जो है वो बनी है, तो कौन से नंबर की जो है ये इंडिया में हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को की है, तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये 42 नंबर की जो है वो हेरिटेज लिस्ट इंडिया में बनी है। तो होयसाला मंदिर जो है ये भारत के 42 नंबर के जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर जो है बनी है, ये आप ज़रूर यहाँ से नोट करें। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ नेम ऑफ इंडियाज़ सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च व्हीकल। तो देखिए इंडिया का सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया गया है। अब
सोलर मिशन है, इंडिया का है, इसरो के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका जो लॉन्च व्हीकल है ना वो कौन सा है, ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। लास्ट वीडियो में हमने बड़े डिटेल से जो था वो पढ़ा था, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आदित्य के बारे में भी और चंद्रयान 3 के बारे में भी। अभी आप जो है वो यहाँ पर कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि ये जो है वो कौन सा इसका लॉन्च व्हीकल है। तो यही, अगर टेलीग्राम पर भी अभी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।